हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ब्रिज अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज के कितने टाइप्स ऑफ ब्रिज आगे देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़े थे, स्केल के बारे में। आज ब्रिज अलाइनमेंट क्या होता है। ब्रिज अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, रेलवे इंजीनियरिंग में भी पढ़े थे अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अलाइन करना, मतलब कि यहाँ पे ब्रिज अलाइनमेंट का मतलब होगा मार्ग रेखा तैयार करना, मार्ग रेखा तैयार करना। मतलब ब्रिज जो हम बना रहे हैं वो कहाँ से पास करेगा, किस किस पॉइंट से पास करेगा। तो ब्रिज के हमारा ब्रिज का अलाइनमेंट कैसा होगा, मतलब ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का मतलब कंट्रोल पॉइंट्स के हेल्प से ब्रिज का अलाइनमेंट हम लोग देते हैं कि ब्रिज हमारा इस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। तो ब्रिज अलाइनमेंट करते टाइम हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है कि अलाइनमेंट ऑन कर्व के ऊपर अगर हम ब्रिज का अलाइनमेंट कर रहे हैं, ब्रिज का अलाइनमेंट हम अगर कर्व के ऊपर कर रहे हैं, कर्व के मान लो नदी है और नदी कर्व शेप का है, तो कर्व के ऊपर अगर हम ब्रिज का अलाइनमेंट कर रहे हैं तो सबसे यहाँ पे बोलता है कि जो ब्रिज का जो पियर होगा वो पैरेलल होना चाहिए सेंटर लाइन ऑफ द रिवर। तो ये जो रिवर का जो सेंटर लाइन है उसके पैरेलल होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का फ्लो इधर से होगा, तो इस तरह, इसलिए इसके पैरेलल में हमको बनाना पड़ेगा पियर, ताकि पानी का ज़्यादा इफेक्ट हमारे पियर पे नहीं पड़े। उसके बाद बोलता है इन हिली एरियाज इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज ऑन कर्व। क्योंकि हिली एरिया मतलब पहाड़ी वाले इलाके में हमको कर्व तो जनरली देखने को मिलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम हिली एरिया में ब्रिज को बनाना छोड़ देंगे, तो कर्व के ऊपर भी हम ब्रिज को सही से अलाइन करेंगे, सही से ब्रिज बनाएंगे। इन सच केसेस इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट आरसीसी और स्टील गर्डर फॉर सुपर स्ट्रक्चर। तो जो हम गर्डर बना रहे हैं, गर्डर का मतलब ब्रिज का जो लोड कैरी करने वाला जो बीम होता है वो गर्डर होता है। तो गर्डर जो हमारा बना हुआ होगा वो आरसीसी का होगा गर्डर या फिर स्टील का होगा। और गर्डर ब्रिज का कौन सा पार्ट है? सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। गर्डर कौन सा पार्ट है ब्रिज का? सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट के अंदर आता है। तो अलाइनमेंट ऑन कर्व के ऊपर भी ब्रिज को अलाइन हम करेंगे और ये सब बातों का ध्यान रखें। दूसरा है कंट्रोल ऑफ हाई फ्लड लेवल। तो जहाँ भी हम ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ मेनली हमारे यहाँ पे इसमें ये दिखाया है कि अगर हम किसी भी नदी के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं तो वहाँ पे हमको नदी का जो हाई फ्लड लेवल है, HFL का मतलब होता है हाई फ्लड लेवल। HFL का मतलब क्या? हाई, HIGH, हाई फ्लड लेवल। तो नदी का जो हाई फ्लड लेवल है, रिवर का जो हाई फ्लड लेवल है, उसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हाई फ्लड लेवल बढ़ गया तो ब्रिज के लिए खतरा है। अब लिखा है द डिजाइन ऑफ ब्रिज विथ एडवर्स अलाइनमेंट कैन बी एक्यूरेटली मेड। अगर हम ब्रिज का, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, अगर हमारा अलाइनमेंट सही नहीं है, किसी वजह से अगर अलाइनमेंट में हमको दिक्कत आ रहा है, तो वैसे अलाइनमेंट को बोलते हैं एडवर्स अलाइनमेंट। तो अगर आप एडवर्स अलाइनमेंट ब्रिज को दे रहे हो किसी भी कारण से, तो वो उस अलाइनमेंट को आपको एक्यूरेटली डिजाइन करना पड़ेगा।
एक जैसे कि होता है, एक होता है हमारा स्लोप। एक स्लोप ऐसा होता है जो हमें हमारे गाड़ी को ऊपर से नीचे जाने में हेल्प करता है, तो ये स्लोप हमारा हेल्पिंग स्लोप है। और एक ऐसा स्लोप होता है जो हमारे गाड़ी को रोकता है, तो वैसे स्लोप को बोलते हैं एडवर्स स्लोप। तो यहाँ पे एडवर्स अलाइनमेंट का मतलब है कि वैसा अलाइनमेंट जो ब्रिज के अलाइनमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो वैसे जगह पे अगर आप ब्रिज को बनाओगे तो उसको थोड़ा डिजाइन अच्छे से कर लेना। इफेक्ट ऑफ सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। सिल्टिंग का मतलब होता है कि नदी है, नदी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट बहा कर लेकर आता है, तो नदी के अंदर अगर सेडिमेंट की मात्रा ज़्यादा होगा तो सिल्टिंग ज़्यादा होगा। सिल्टिंग ज़्यादा होगा तो नदी का लेवल बढ़ने का चांस ज़्यादा होगा। अगर नदी में सिल्ट ज़्यादा जमा हो गया तो बारिश के दिनों में पानी आएगा तो नदी क्या होगा, नदी ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ब्रिज के स्ट्रक्चर पे, तो उससे ब्रिज का फेल होने का चांस ज़्यादा होगा। और स्कोरिंग क्या है, अगर नदी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो नदी अपने साथ साइड का मिट्टी और नीचे वाला मिट्टी को बहा के लेके चला जाता है। तो अगर स्कोरिंग का इफेक्ट ज़्यादा है रिवर के अंदर, तो नदी अपने साथ स्कोरिंग कब होगा, जब नदी का वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा है तो नदी का स्कोरिंग ज़्यादा होगा। स्कोरिंग का मतलब मिट्टी, नदी अपने साथ मिट्टी जो जिस मिट्टी के ऊपर हमारा ब्रिज बना है उसी फाउंडेशन का मिट्टी को अगर नदी अपने साथ पानी के साथ बहा के लेके चला जाएगा तो हमारा ब्रिज कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए बोला है नेसेसरी प्रिकॉशंस आर टेकन टू ब्रिंग डाउन सिल्टिंग एंड स्कोरिंग टू बी मिनिमम अलोंग अलाइनमेंट। जिस रेखा में हमारा ब्रिज बन रहा है उस रेखा उस लाइन में स्कोरिंग और सिल्टिंग का इफेक्ट हमको मिनिमम रखना है। लेआउट ऑफ अप्रोचेज। लेआउट ऑफ अप्रोचेज का है, इफ द एग्जिस्टिंग रोड अलाइनमेंट इज सच दैट it results in an inclined alignment, the curved approaches may be adopted to form right angled or square crossing। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच को हमको एकदम राइट एंगल क्रॉसिंग हमको कराना चाहिए। जहाँ भी अगर हमारा अप्रोच होगा, जहाँ पे हम ब्रिज के ऊपर अगर हम यहाँ इधर से रोड से जा रहे हैं तो ब्रिज पे अगर कोई क्रॉसिंग है तो राइट एंगल क्रॉसिंग होना चाहिए। तो अप्रोच जैसे रेलवे में भी हम देखे थे कि राइट एंगल क्रॉसिंग होता है, तो राइट एंगल क्रॉसिंग को ही स्क्वायर क्रॉसिंग बोलते हैं। तो अलाइनमेंट हमारा इस तरह होना चाहिए ताकि कोई भी क्रॉसिंग हो वो राइट एंगल पे हो। रिवर ट्रेनिंग वर्क। अब हमको रिवर को ट्रेन करना पड़ता है। रिवर को क्या करना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है। कि रिवर को ट्रेंड करने का मतलब है कि रिवर को हम इसलिए ट्रेंड करते हैं ताकि रिवर में हम जो डायरेक्शन, रिवर के फ्लो को जो डायरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे रिवर उसी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो ऐसे चीज को बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क। मान लो तुम्हारा रिवर है, ये रिवर है, इस तरह का रिवर है, तो रिवर के अंदर होता क्या है, पानी होता है। तो पानी का नेचर कैसा है कि पानी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन हम रिवर के ऊपर क्या बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पानी कोई भी अपने मन से कोई डायरेक्शन चेंज ना करे, पानी का डायरेक्शन हमारे अनुसार चले। हम जिस डायरेक्शन में रिवर के पानी को फ्लो कराना चाहते हैं उसको हम प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और डायरेक्शन प्रोवाइड कैसे करेंगे, रिवर के चारों साइड हम क्या बनाएंगे, एम्बैंकमेंट बना के या फिर कैनाल बना के रिवर को हम प्रॉपर एक डायरेक्शन देंगे कि तुम इसी डायरेक्शन में फ्लो हो। तो ऐसे वर्क को, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी रिवर के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाता है, जो भी रिवर के ऊपर बनाया जाता है ताकि रिवर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे, ऐसे वर्क को हम कहते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क। तो इफ नेसेसरी रिवर ट्रेनिंग वर्क शुड बी कैरिड आउट to form what are known as nodal points, that is minimum displacement point in a system of a stationary wave along the bridge alignment. A nodal point is defined as location where river regime does not normally shift। तो रिवर को डायरेक्शन देने के लिए हम
रिवर के अंदर एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट बोलते हैं या कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। और वो सारे पॉइंट पे जो रिवर का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वहाँ पे रिवर का वेव जनरेशन का जो इफेक्ट होता है, रिवर वैसे पॉइंट पे वेव कम जनरेट करता है, यानी कि वो एक स्टेबल पॉइंट होता है किसी भी रिवर का। वैसे स्टेबल पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, नोडल पॉइंट, जहाँ की डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं, मतलब डिस्टरबेंस नहीं हो। तो वैसा पॉइंट रिवर का जहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं हो, वैसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट। और नोडल पॉइंट के हेल्प से हम रिवर को ट्रेंड करते हैं। और नोडल पॉइंट पे जो रिवर का फ्लो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल रेजिम होगा, रेजिंग फ्लो होगा, मतलब स्टेबल फ्लो होगा। रेजिम का मतलब स्टेबल फ्लो। अब अस्क्यू ब्रिजेज, फिर है अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज में हमको ध्यान रखना क्या पड़ेगा, अस्क्यू ब्रिजेज को एज फार एज शुड बी अवॉइडेड। तो जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो हमको अस्क्यू ब्रिज नहीं बनाना है। अस्क्यू ब्रिजेज बनाने का जो हमारे दिमाग में आइडिया है, जहाँ तक हो, अस्क्यू ब्रिजेज को हमको अवॉइड करना है, अस्क्यू ब्रिजेज को अवॉइड करना है। और अस्क्यू ब्रिजेज कैसा होता है, कुछ इस तरह का आर्च शेप का ब्रिज होता है। तो आर्च शेप का ब्रिज, इसके ऊपर हमारा गाड़ी चल रहा है, तो ये हमारा अस्क्यू ब्रिज है, ये आर्च शेप का, और ये पूरा। तो ऐसे ब्रिज को हम, और यहाँ पे हमारा गाड़ी चलता है, तो आर्च बनाने में हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, अस्क्यू ब्रिज, आर्च शेप का ब्रिज होता है। तो अस्क्यू ब्रिज बनाने में पहले तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा इस ब्रिज को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्किल्ड लेबर का जरूरत होगा। तो अस्क्यू ब्रिजेज का जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, अस्क्यू ब्रिजेज को हमको नहीं बनाना है, लेकिन अस्क्यू शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30 डिग्री। अगर अस्क्यू ब्रिज आप बना भी दिए तो अस्क्यू का जो एंगल होगा 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री से, इस आर्च का जो एंगल है 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वाला एंगल। अब रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या है, रिवर ट्रेनिंग वर्क देखो, इनके in case of heavy rainfall and high flood discharge, the behavior of river will be uncertain, and hence the main purpose of river training work is to stabilize the river channel along a well-defined alignment with a certain cross section। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या है कि जब भी बारिश, आरएफ का मतलब रेनफॉल, जब भी अगर हैवी रेनफॉल हो जाता है या फ्लड वाला सिचुएशन आ जाता है, तो फ्लड, जब बारिश ज़्यादा होगा तो फ्लड का सिचुएशन हो जाएगा, तो रिवर का जो डिस्चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा। तो वैसे केस में जो रिवर का बिहेवियर होता है अनसर्टेन होता है, प्रेडिक्ट हम नहीं कर पाते हैं कि रिवर अब किस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। हेंस मेन पर्पस ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज टू स्टेबलाइज द रिवर चैनल। तो रिवर ट्रेनिंग का मेन पर्पस जो होता है कि वो रिवर चैनल के फ्लो को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है, स्टेबलाइज करता है along a well defined alignment with a certain cross section। एक certain डायरेक्शन में रिवर फ्लो करे और हम रिवर को एक खास तरह का क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ऐसे इस तरह के वर्क को बोला जाता है रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है रिवर ट्रेनिंग वर्क का? पहला पर्पस है इंश्योर मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फॉर नेविगेशन। रिवर ट्रेनिंग वर्क का जो पहला पर्पस है कि रिवर के अंदर कम से कम इतना पानी हो कि उसके अंदर नेविगेशन आसानी से हो सके। रिवर के अंदर पानी का जो डेप्थ है वो कम से कम इतना हो ताकि उसके अंदर नेविगेशन मतलब उसके अंदर पानी वाला नाव या जहाज आसानी से चल सके, तो नेविगेशन करने में कोई समस्या नहीं आए। तो पहला पर्पस हो गया रिवर ट्रेनिंग वर्क का ये पर्पस। सेकेंड पर्पस है टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू अप्रोच एम्बैंकमेंट बाय डिफ्लेक्टिंग द रिवर एंड अवॉइडिंग देयर इरोजन। दूसरा है कि एम्बैंकमेंट
हमारा स्टेबल होना चाहिए। रिवर का जो साइड से जो सपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्बैंकमेंट। और इम्बैंकमेंट किसका बना हो सकता है, मिट्टी का भी बना हो सकता है, अर्थेन इम्बैंकमेंट भी हो सकता है और कंक्रीट इम्बैंकमेंट भी हो सकता है। और इम्बैंकमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इरोजन वगैरह मतलब स्कोरिंग वगैरह नहीं हो। तीसरा, टू प्रिवेंट सराउंडिंग इनहेबिटेड एंड कल्टीवेटेड लैंड। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क का तीसरा जो हमको पर्पस है कि जो सराउंडिंग इनहेबिटेड है मतलब रिवर के आसपास जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके जीवन पे कोई खतरा नहीं हो, और जो भी कल्टीवेटेड लैंड है उसको भी हमको बचाना है। तो कल्टीवेटेड लैंड जो सिंचाई वाला भूमि है उसको भी बचाना है, और जो इनहेबिटेड है आसपास जो जंगल है जहाँ पे पेड़ जीव लोग रह रहे हैं तो उनके इनहेबिटेंट को भी हमको बचाना है ताकि फ्लड के सिचुएशन में कहीं पानी जंगल में ना चला जाए, कल्टीवेटेड लैंड में ज़्यादा पानी ना भर जाए। तो अगर पानी ज़्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, तुम वहाँ पे सिंचाई कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा, जीव जंतु मर जाएंगे। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क का तीसरा फायदा ये है, टू प्रिवेंट रिवर फ्रॉम चेंजिंग इट्स कोर्स एंड देयर बाय टू स्टार्ट फ्लोइंग आउटसाइड द कंस्ट्रक्टेड वर्क। रिवर ट्रेनिंग का चौथा फायदा है कि जो हमारा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उससे दूर ही हमारा नदी फ्लो हो। कंस्ट्रक्शन वर्क में पानी घुस गया तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी क्या हो सकता है, रुक सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। टू प्रोवाइड मिनिमम डेप्थ ऑफ रिवर एट द ब्रिज साइट सो दैट कंस्ट्रक्शन इज डन स्मूथली एंड इकोनॉमिकली। तो जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे आपका ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे रिवर का जो पानी का रिवर में पानी का जो डेप्थ है वो कम होना चाहिए ताकि आपका कंस्ट्रक्शन आसानी से किया जा सके और इकोनॉमिकल हो। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क का कुछ यहाँ पे फायदा था। तो अब कुछ है इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म। तो क्लियर स्पैन क्या होता है पिछली क्लास में बता चुके थे, क्लियर स्पैन बता दिए थे। इफेक्टिव स्पैन वाटर वे क्या होता है ये भी बता चुके थे। सेक्शनल एरिया एट द साइड थ्रू विच वाटर फ्लोज इज कॉल्ड वाटर वे। लीनियर वाटर वे बता दिए थे। इकोनॉमिक स्पैन बता दिए थे। आज नया चीज़ जो बताना है, ये सब जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एफ्लक्स क्या होता है, एफ्लक्स देख लो, आज एक नया टर्म आपको मिल गया, व्हाट इज एफ्लक्स। तो एफ्लक्स इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन वाटर लेवल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑन अप स्ट्रीम ऑफ द ब्रिज। तो ब्रिज जो जहाँ पे हम बनाते हैं, किसी रिवर के ऊपर ही बनाते हैं ना ब्रिज किसी रिवर के ऊपर ही बनाते हैं। तो रिवर का जो अप स्ट्रीम पोर्शन है, रिवर का जो अप स्ट्रीम पोर्शन है वहाँ पे मान लो ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब रिवर का फ्लो इधर से इधर है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो अप स्ट्रीम पोर्शन पे रिवर के अंदर जो वाटर लेवल का जो मैक्सिमम डेप्थ है या किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से पानी का लेवल अप स्ट्रीम में बढ़ जाता है, उस पानी के लेवल को हम क्या बोलते हैं, एफ्लक्स बोलते हैं। एक और सुन लो कि व्हाट इज एफ्लक्स। तो एफ्लक्स जो रिवर का जो अप स्ट्रीम एरिया में अप स्ट्रीम पोर्शन में जो रिवर का जो पानी रिवर के पानी का जो लेवल बढ़ जाता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी रुकावट या कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पानी का लेवल इंक्रीज कर जाता है और मैक्सिमम लेवल कितना इंक्रीज किया उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, एफ्लक्स। इट इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन वाटर लेवल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑन अप स्ट्रीम ऑफ द ब्रिज। अब है हमारा इस एफ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर लेवल ऑन अप स्ट्रीम पोर्शन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मॉरी-मोन्स फॉर्मूला है हाइट एच ए का मतलब हाइट ऑफ एफ्लक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू ए अपॉन सी ए का होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन A1। फिर है मोल्सवर्थ फॉर्मूला। तो ये सब पूछा नहीं गया है आपके प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये डेफिनेशन पूछा गया है, व्हाट इज एफ्लक्स। तो एफ्लक्स क्या है, और एफ्लक्स अगर पूछे कि हाइट ऑफ एफ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये दो फॉर्मूला है हाइट ऑफ एफ्लक्स निकालने का।
तो ए क्या है, नेचुरल वाटरवे, और A1 है लीनियर वाटरवे, और CA यहाँ है कॉन्ट्रैक्टेड एरिया। स्कोर डेप्थ, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज स्कोर डेप्थ। तो स्कोर डेप्थ देख लो, स्कोर डेप्थ भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो मान लो ये रिवर है और ये रिवर का बेड लेवल है, ये रिवर का बेड लेवल है, यहाँ पे रिवर का बेड लेवल है मतलब, और इस रिवर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तो स्कोर डेप्थ क्या होता है, ये जो रिवर का बेड लेवल है इसके नीचे रिवर कितना हाइट तक ग्राउंड को स्कोर कर गया, ग्राउंड को क्या कर दिया अपने साथ। अगर रिवर के अंदर ये वाला हाइट, ये डी रिवर का जो बेड लेवल है, बेड लेवल से नीचे जितने डेप्थ तक रिवर अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके चला गया, इरोड करके लेके चला गया, उस डेप्थ को बोलते हैं स्कोर डेप्थ। क्या बोलते हैं उसको, स्कोर डेप्थ। इट इज द डेप्थ अप टू विच फ्लोइंग स्ट्रीम इरोड द सॉइल बिलो द बेड लेवल, उसको बोलते हैं। और स्कोर डेप्थ को निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.473 क्यू अपॉन एफ का पावर 1/3, और क्यू यहाँ क्या है, डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एफ क्या है, सिल्ट फैक्टर। एफ क्या है हमारा, एफ है सिल्ट फैक्टर, मतलब इसके नीचे का जो सॉइल है उस सॉइल का सिल्ट फैक्टर कितना है, वो कैसे निकालते हैं, 1.76 इंटू एम, या इसको DMM भी लिख सकते हो, यहाँ पे m लिखा है, और m यहाँ क्या है, मीन साइज ऑफ पार्टिकल इन mm, मतलब इस बेड लेवल के नीचे जो हमारा सॉइल है उस सॉइल का मीन साइज कितना है, उस सॉइल का मीन साइज कितना है, तो उसको हम यहाँ से m से बता रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स में सिल्ट फैक्टर को एक और फॉर्मूला दिया जाता है, सिल्ट फैक्टर को इसी को थोड़ा m के जगह पे ये लिख देता है 1.76 अंडर रूट DMM। तो हाइड्रोलॉजी में आप पढ़े होंगे सिल्ट फैक्टर निकालना, तो सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला है 1.76 अंडर रूट DMM, D इन mm। तो D जो है मीन साइज ऑफ पार्टिकल है बेड लेवल के नीचे का, बेड लेवल के जो नीचे सॉइल है, जो रिवर है, रिवर का जो बेड लेवल है उसके नीचे जो सॉइल है उसका मीन साइज कितना है, उसको D इन mm। तो यहाँ पे mm में साइज रख दो सॉइल का, सिल्ट फैक्टर निकल जाएगा। क्यू डिस्चार्ज पता रहेगा, सॉइल रिवर का डिस्चार्ज पता रहेगा, यहाँ से आपको स्कोर डेप्थ मिल जाएगा। तो स्कोर डेप्थ, डिजाइन स्कोर डेप्थ कितना होता है, जो हम डिजाइन करते हैं ये वो किसके लिए डिजाइन करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ स्कोर डेप्थ। तो जो हम डिजाइन, जब हम ब्रिज बना रहे होते हैं तो स्कोर डेप्थ कितना लेकर चलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इस फॉर्मूले से जो निकल के स्कोर डेप्थ आता है उसका डबल, ताकि हमारा हम कंजर्वेटिव साइड में रहें। मतलब हम आगे देखो अगला क्या है, फिर है एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला ऑन साइट और बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इन लैब। तो सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप वेलोसिटी निकालते हो पानी का, V इक्वल टू मैनिंग्स फॉर्मूला है, केजी फॉर्मूला है और लेसी फॉर्मूला है। तो सब रिवर के फ्लो का जो वेलोसिटी है वो चेजी फॉर्मूला से, मैनिंग फॉर्मूला से या फिर लेसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो ये आप हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता होगा कि ये सब फॉर्मूला से रिवर के फ्लो का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, और ओपन चैनल फ्लो में भी पढ़ोगे तुम लोग, तो इसमें कोई नया चीज़ है नहीं। तो वेलोसिटी इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, ये हमारा मैनिंग फॉर्मूला, चेजी फॉर्मूला, और ये हमारा लेसी फॉर्मूला। तो वेलोसिटी व एक्सपेरिमेंटेशन ऑन साइट, तो रिवर के फ्लो का वेलोसिटी, ये जो 3 फॉर्मूला था, चेजी फॉर्मूला, लेसी फॉर्मूला और मैनिंग फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का। और कुछ है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये तीनों था एम्पेरिकल फॉर्मूला। और कुछ है साइट पर ही हम रिवर के फ्लो का वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए है सरफेस फ्लोट मेथड, दूसरा है सब सरफेस फ्लोट मेथड। तो हाइड्रोलॉजी में आप सरफेस फ्लोट मेथड या सब सरफेस फ्लो मेथड निकाले होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा है ऑन साइट की साइट पर हम कैसे रिवर के फ्लो का वेलोसिटी निकालते हैं, तो इसको आप मैं भी छोड़ देता हूँ। फिर है रेड फ्लोट मेथड, करंट मीटर और पिटोट ट्यूब मेथड से हम रिवर के फ्लो का वेलोसिटी निकालते हैं।
तो यहाँ पे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है। टू फाइंड डिस्चार्ज ऑफ रिवर, अब रिवर के डिस्चार्ज को कैसे निकालोगे, ये भी हाइड्रोलॉजी से ही है। हाइड्रोलॉजी अगर तुम लोग पढ़े होगे तो रिवर के फ्लो का डिस्चार्ज निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो ड्रिंक, इसको 5 फॉर्मूला है रिवर के डिस्चार्ज निकालने का। तो इसको आप शॉर्ट में क्या याद कर सकते हो, ड्रिंक से। तो पहला है डिकेंस फार्मूला, रेविज फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला, नवाब जंग बहादुर फार्मूला, और पांचवा है खोसला फार्मूला। तो ये सब है रिवर के डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्ट आपको अगर एग्जाम में आया तो पूछ सकता है। वैसे प्रीवियस ईयर में अभी तक ये सब फॉर्मूला पूछा नहीं गया। तुम लोग को ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा गया वो थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया, और वैसे ये सब चीज़ पढ़ाया भी नहीं, यहाँ पे नहीं जाता है। डिकेंस फार्मूला ये तुम हाइड्रोलॉजी में भी पढ़े होगे, फिर भी एक बार देख लो। डिकेंस फार्मूला से अगर आप डिस्चार्ज निकालना चाहते हो तो Q इक्वल टू C इंटू ए टू द पावर 3/4 होता है। C इंटू ए टू द पावर, यहाँ ए को m लिख दिया है, ए को क्या लिख दिया है, m। तो ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू ए टू द पावर 3/4। ये है हमारा डिकेंस फार्मूला। और जहाँ C क्या है, कांस्टेंट है, जो कि डिकेंस साइंटिस्ट थे, डिकेंस ने दिया। और ए क्या है, एरिया, उस एरिया, कैचमेंट एरिया। ए क्या है हमारा, कैचमेंट एरिया। तो Q इक्वल टू C ए टू द पावर 3/4। और ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल इन नॉर्थ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया में आपको रिवर के डिस्चार्ज निकालना है तो आप डिकेंस फार्मूला को यूज करोगे। डिकेंस फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू C इंटू ए टू द पावर 3/4। ये हाइड्रोलॉजी में भी तुम लोग पढ़ोगे। दूसरा है रेविज फार्मूला। रेविज फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू C इंटू ए टू द पावर 2/3। यहाँ ए को हर जगह m लिख दिया है, तो बस m को आप a से रिप्लेस कर दो, या m भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पता होना चाहिए c क्या है, m क्या है, a क्या है। तो या तो m लिख लो, या हम कन्वेनियंस के लिए हम याद किए हुए हैं Q इक्वल टू C इंटू ए टू द पावर 3/4। हमें क्योंकि a हमको डायरेक्ट कैचमेंट एरिया बता देता है, हाइड्रोलॉजी में यही बताया गया है। और जो रेविज फार्मूला है वो साउथ इंडिया में अगर कोई रिवर है तो उसके फ्लो, अगर आप उसका डिस्चार्ज निकालना चाहते हो, और ये डायरेक्ट जो हमको डिस्चार्ज निकल के आएगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे बाहर से कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एरिया रखो किलोमीटर में। एरिया किस में रखोगे, नीचे लिखा हुआ है क्या, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा हमको मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो एरिया यहाँ है किलोमीटर स्क्वायर में, एरिया किस में है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो एरिया को यहाँ किलोमीटर स्क्वायर में रखो, C कांस्टेंट दिया रहेगा। डायरेक्ट आपका Q जो होगा, डिस्चार्ज होगा Q, वो मीटर क्यूब पर सेकंड में निकल जाएगा। उसी तरह है इंग्लिश फार्मूला, नवाब जंग बहादुर फार्मूला, खोसला फार्मूला। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज। ब्रिज को आप कैसे क्लासीफाई करोगे, अगले लेक्चर में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज। थैंक यू।